GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और अगर यकीन कर लिया जाए, और यकीन इसलिए करना पड़ेगा कि बहरहाल दोहा से बाकायदा तालिबान ने जो कहते हैं अपनों को इमारत इस्लामिया ने ऐलान किया है, अपनी फ़तह का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने डिग्रियाँ भी जारी कर दी हैं, अहकामात भी जारी कर दिए हैं कि जनाब अब कोई गोली ना चलाए, लेकिन अगर गोली चलाएगा तो जवाब भी दिया जाएगा, किसी सिफारतकार को कुछ ना कहा जाएगा। यानी मैंने कहा ना कि बाकायदा आपने फ़तह का ऐलान कर दिया है। और एक ऐसे वक्त में तालिबान दोहा से अपने फ़तह का ऐलान कर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ़ तुर्की रवाना हो चुके हैं। जुमे को जाने वाले थे हमारे अशरफ गनी साहब काबुल। और फिर जो डेवलपमेंट बड़ी तेज़ रफ्तार हो रही हैं, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो हमें कह रहे थे कि आप अड्डा दें, हमने अड्डा नहीं दिया तो हमसे शायद बाकायदा गुफ्तगू भी नहीं हो रही। और हमारे प्राइम मिनिस्टर वादे तौर पर ये कह चुके हैं कि नहीं, हम अड्डा हर सूरत में नहीं देंगे। ये सब डेवलपमेंट पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं रुस्तम शाह मोमिन साहब, साबिक सिफतकार, और न्यूजीलैंड के इस तरफ और उस तरफ बड़ी गहरी नज़र है हमारे रुस्तम शाह मोमिन साहब की। फिर डॉक्टर हमारा बकाई इंटरनेशनल रिलेशन पर उनकी गहरी नज़र, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। और साथ में सुमेरा खान डिफेंस एनालिस्ट, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। कोशिश करेंगे वाशिंगटन में भी राब्ता कायम करें। तो रुस्तम साहब, रुस्तम शाह मोमिन साहब, ये जो दोहा से जो तालिबान ने अपनी फ़तह का ऐलान किया है, वैसे तो खाना जंगी की भी सूरत है, यानी यकीनन जो मैंने कहा है बाकायदा जारी किया है। दोहा में जो बैठे हैं फैसिलिटेटर भी आपको इल्म है कि हमारे वाशिंगटन बहादुर वाले हैं। तो इससे क्या समझ लें कि आज तक तो हमारे अशरफ गनी है ना प्रेसिडेंट, और अब्दुल्ला वगैरह। जी रुस्तम शाह साहब, सॉरी जी, रुस्तम साहब से ज़रा मैंने कहा ज़रा इंटरनेट का मसला है, लेकिन ज़रा क्यों ना पहले ज़रा ये भी देख लें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वादे तौर पर दो टोक अल्फाज में टेलीविज़न को, जो ख़ुद एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया, ये कहा कि हम हरगिज़ नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग कि हम कोई इन्हें अड्डे देने जा रहे हैं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely. जी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू को बहुत ही इस पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। रुस्तम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये खान साहब के यानी प्राइम मिनिस्टर के इस बयान पर कि हम अड्डा नहीं देंगे, और इसको भी हम उसी तनाजुर में देखेंगे जो अमेरिका से फ़ौजों का इनखला हो रहा है। लेकिन ये जो ऐलान किया है रुस्तम साहब के, हमने तालिबान ने दोहा से अपने फ़तह का ऐलान कर दिया है। गो के मैंने कहा आज तक बहरहाल अशरफ गनी ही यूनाइटेड नेशन या सारी दुनिया में प्रेसिडेंट तस्लीम किए जाते हैं। किस तरह देखते आप इनके एलामियों को, ऐलान को? देखिए, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो इसको जरा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अमेरिका इतना डेस्परेट नहीं है यहाँ के अड्डे लेने में। उनके पास सारे इर्द गिर्द के ममालिक में और इंडियन ओशन में और पैसिफिक में, यहाँ पे अरेबियन सी में, गल्फ में उनके पास वाफिर मकदार में अड्डे मौजूद हैं। सेंट्रल एशिया में उनके अड्डे मौजूद हैं। अगर काउंटर इंसर्जेंसी के लिए कभी कोई ज़रूरत हुई तो एयर कॉरिडोर मांगा था, वो पाकिस्तान ने नहीं दिया। लेकिन शायद अमेरिका को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक तालिबान के ऐलान की बात है, मैं समझता हूँ कि ये क़ब्ल अज़ वक्त है। अभी तो अशरफ गनी की हुकूमत काफ़ी टेरिटरी पे उनकी हुकूमत है, उनकी रेट है, अगरचे कमज़ोर है, कंटेस्टेड है, लेकिन तालिबान को वो वाज़े बरतरी अभी किसी सूबे में भी हासिल नहीं है। कोई 34 सूबे हैं, इनमें से किसी सूबे में भी इस वक्त तालिबान का कोई मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। हाँ, कोई 75-80 के करीब डिस्ट्रिक्ट उनके कब्जे में आ चुके हैं, और जिनमें सबसे बड़ी फतह जो उन्होंने की है वो कल परसों जो शेर खान बंदर है, जो ताजिकिस्तान के साथ एक क्रॉसिंग है,
और ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वही क्रॉसिंग है जो इस्तेमाल हो रही है ट्रेड में, उस पर उनका कब्जा हो गया है। तो ताजिकिस्तान के साथ जो इस वक्त फ्रंटियर है, जो बॉर्डर है, वो इस वक्त तालिबान के कब्जे में है और उनकी पेशकदमी जारी है। ये नहीं है कि तालिबान में ज़रा मज़ीद क़ुव्वत आ गई है। असल वजह ये है कि अफगान फौजी सरेंडर कर रहे हैं, वो डिजर्ट कर रहे हैं, डिफेक्ट कर रहे हैं। 9% से अब पढ़कर कोई 15-16% तक लोग जो हैं वो डिजर्शन कर रहे हैं, डिफेक्ट कर रहे हैं, या तो अपने घर में बैठ जाते हैं या तालिबान के साथ शामिल हो जाते हैं। न सिर्फ ये कि वो सरेंडर कर रहे हैं, वो अपने वेपन्स भी साथ सरेंडर कर रहे हैं। चुनांचे आपने शायद देखा होगा वीडियोज में कि अमेरिकन सप्लाइड जो टैंक्स हैं उन पे अब तालिबान सवार नजर आते हैं। तो एक खतरे की अलामत ज़रूर है और इस खतरे को देख के अशरफ गनी साहब वाशिंगटन जा रहे हैं, जहां वो एक लास्ट डिच एफर्ट करेंगे अपनी हुकूमत को और इस निज़ाम को बचाने के लिए, जो निज़ाम $4-5 बिलियन रुस्तम साहब यहाँ तक आप आए हैं, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमा बकाई। डॉक्टर साहब, रुस्तम शाह मोमन साहब का तो ये कहना है कि जो तालिबान ने दोहा से अपनी फतह का ऐलान कर दिया है, बल्कि अहकामात जारी कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि 34 सूबों में मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं। लेकिन मैं इसको रिलेटेड देखता हूँ, ये जो एब्सोल्युटली रिजेक्ट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि हम अड्डे नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं? अगर हम अड्डे नहीं दे रहे, रुस्तम शाह साहब कह रहे हैं अगर ना भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहरीन खलीज की रियासतों में भी उनके पास हैं, लेकिन क्या इसे हम मशरूत समझें अमेरिकन विड्रॉल को? क्योंकि अगर वो फिजिकली निकल जाते हैं तो बड़े मसाइल पैदा होंगे ना अफगानिस्तान में, खाना जंगी की कैफियत होगी ना। डॉक्टर हुमा बकाई, देखिए, मेरा ख्याल है कि इस पस मंज़र में देखना चाहिए कि डेफिनेटली डिमांड तो आई थी और उसके बाद एक बहस भी चली थी। और अगर आपको याद हो तो ऑपोजिशन के बहुत जिम्मेदार लोग जो थे वो तो ये कह रहे थे कि जी बेसिस दे दिए गए, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि शायद बलूचिस्तान में बेसिस दिए गए। तो जब ये बहस इतनी गर्म हो गई थी, फिर अमरीकी मकालों में भी खबरें लगीं जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान देने को तो तैयार है, लेकिन सख्त कंडीशनैलिटीज़ के तहत, जो कंडीशनैलिटी शायद अमरीका को एक्सेप्टेबल नहीं है, और वहाँ पर बात जो है वो अटकी हुई है। फिर जाहिर है अमेरिका हमेशा बड़ी अच्छी टर्म्स देता है, तो उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की है, ओवर द होराइजन सर्वेलेंस। ओवर द होराइजन सर्वेलेंस के माने अभी किसी को भी नहीं पता, लेकिन दर हकीकत शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड। और उसके लिए जाहिर है कि जो ममालिक जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान से, उनकी तरफ उनकी निगाह है। सेंट्रल एशिया के 2 ममालिक पे उनका ख्याल था। रशियन एम्बेसडर ने अफगानिस्तान आकर इस बात को कैटेगोरिकली कहा कि ऐसा नहीं होगा। आखिरी फिर चॉइस बचती थी पाकिस्तान की। जाहिर है पाकिस्तान के पास डिमांड आई, और फिर जो बहस छिड़ी उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कैटेगोरिकल एब्सोल्युटली नॉट वाला स्टेटमेंट दिया, विच इज़ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो अगर कोई बहस थी, अगर कोई सोच थी, अगर कोई इबाम था, वो इससे दूर हो गया है। लेकिन क्या ये वो सस्टेन कर पाएंगे? ये एब्सोल्युटली नॉट। क्या वो ये चला पाएंगे? क्योंकि 2 खबरें हैं जो अहम हैं, आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। एक खबर ये है कि इस वक्त तालिबान के साथ इंडिया बहुत प्रोएक्टिवली कांटेक्ट में है, और वो इसलिए कांटेक्ट में है कि शायद उन्हें ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई है कि जो सब्सिक्वेंट हुकूमती सेटअप होगा अफगानिस्तान में, उसमें तालिबान का बहुत बड़ा किरदार होगा, तो वो उनके साथ कांटेक्ट में है। दूसरी अहम बात जो पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और जिसके तहत पाकिस्तान के लिए आगे मुश्किल क्रिएट की जा सकती है, वो ये खबर है कि जी जो तालिबान की फंडिंग है वो डबल हो गई है, और वो पाकिस्तान से उसको रेस कर रहे हैं, और जो रिक्रूट्स हैं, यानी जिन लोगों को वो अपनी सफ़ों में शामिल कर रहे हैं, उनको भी वो पाकिस्तान में बिलखुसूस बलूचिस्तान में रिक्रूट कर रहे हैं। ये दोनों खबरें अगर हकीकत पे मबनी हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त मसला खड़ा कर सकती हैं, बिलखुसूस फैटफ के हवाले से। और जिसे हम कहते हैं ना कि वेस्ट के पास, अमेरिका के पास हमारी आर्म ट्विस्टिंग का एक बहुत बड़ा हथियार आ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट,
लेकिन इसका ये मतलब मंशा हरगिज़ नहीं है कि जो प्रेशर था पाकिस्तान पर वो ख़त्म हो गया है। और एकदम से आपने देखा मुजाहिद के कुछ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी डिबेट जो थी वो शुरू हो गई और ऑपोजिशन बार बार इस बात की तरफ इशारा करने लगी कि जी शायद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इमरान खान साहब के अंडर इस कदर महफूज नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इसका भी शाखसाना इस पूरी बहस से कहीं जाके जुड़ता है। फिर आज इमरान खान साहब की बड़ी अहम मुलाकात हो गई है, वहाँ पे भी बहुत चेमुगियाँ हैं, कहा जा रहा है क्या वजह हुई कि उन्होंने इतना वक्त गुजारा वहाँ। तो मेरा ख्याल है कि बहुत स्टेट ऑफ फ्लक्स में है सिचुएशन। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आना तो रुस्तम साहब आपके पास था कि दो तीन बुनियादी सवाल दिए। मुझे सुबैरा खान ने भी ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट है, बल्कि मुझे याद आ रहा है कि हम तो काबुल में भी शायद कोई 10 साल पहले मुलाकात जब हुई थी उस वक्त करज़ई साहब के ज़माने में गए थे। सुमेरा, ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, ज़रा क्विक हमें बताएं कि तालिबान ने तो कह दिया है कि बल्कि अपनी फतह का ऐलान कर दिया है, हम उस पर भी आएंगे कि अमरीकी फ़ौजी हमने जो अड्डे देने से इनकार किया है, इसको आप साथ दें और नहीं किस हद तक, क्योंकि रुस्तम शाह आपका ये कहना है कि वो नहीं समझते कि 39 जो प्रोविंस हैं उनमें मुकम्मल तौर पर तालिबान के कब्जे में आ गई हों, ये क़ब्ल वक्त उनका ऐलान है। आप क्या समझती हैं सुमेरा? बरेलवी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। उसके बाद मैं अगर थोड़ी सी अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करूं, अफगानिस्तान एक बहुत ऐसा एक कॉम्प्लेक्स मुल्क है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मुल्क है कि उसके ऊपर तबसरे और तज्ज़िये अब 40 साल के बाद मुझे तो लगता है कि हर तरह की कोई किसी किस्म की प्रेडिक्शन या किसी किस्म का उनका फ्यूचर देखना या इवन हाल देखना एक बहुत नामुमकिन या मुश्किल, बहुत दुश्वार गुजार काम है। हम अभी ग्राउंड पर जो रियलिटीज़, अभी कुछ 2 हफ्ते कबल मैं अफगानिस्तान में थी, मैं 10 दिन करीबन गुजार कर आई हूँ काबुल में, उसके बाद मैं बाहर गई। सूरत हाल ग्राउंड पर बहुत मुख्तलिफ है, बहुत इस वक्त एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है दोनों तरफ से, अफगान तालिबान की जानिब से भी और अफगान नेशनल आर्मी और ANDSF के और वज़ारत दिफा की जानिब से भी, दोनों जानिब से कामयाबियों के दावे किए जाते रहे। मगर जो इस वक्त मेरे पास खबरें मौसूल हो रही हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तालिबान ने जो आम माफ़ी का ऐलान करके या असलहा जो बंदा अपना सरेंडर करके तालिबान की सफ़ों में शामिल होगा उसके लिए आम माफ़ी होगी, वो इस वक्त एक किसी खूनी तसादम से शायद बचने की कोशिश है। वो तालिबान का एक उस साइड से जो मुझे टैक्टिक नज़र आ रही है वो ये नज़र है। दूसरी खबर ये आती है, पहले शायद मैं भी यकीन करने को तैयार नहीं थी, मगर 2 दिन पहले मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देखा, उसमें वो लिखते हैं कि 50 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स वो तालिबान के इसी टैक्टिक की वजह से उनके पास आ चुके। फिर मज़ार शरीफ में पेशकदमी, फिर फिर ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद का इनके पास कब्जे में आना, अफगान नेशनल आर्मी ANDSF के बहुत सारे लोग जो है वो मिलिट्री में चले गए अपनी जान बचाने के लिए और बड़ी तादाद में इनके पास इस तरीके से असलाहा आ रहा है। दूसरा, इनके जानिब से ये ऐलान किया है कि जो अफगान नेशनल आर्मी का या ANDSF का बंदा इनके साथ सफ़ों में शामिल नहीं होना चाहता या इनके साथ जिसको ये जिहाद कहते हैं उसमें नहीं शामिल होना चाहता, उसको ये लोग वापस जेब खर्च और ज़्यादा राह दे के वापस भेज दें। तो वेस्टर्न मीडिया ये खोज लगा रहा है इस वक्त कि ये तालिबान की कौन सी नई शक्ल है, के साथ साथ उनको एंटरटेन कर रहे हैं। सुमेरा यहाँ तक आए तो जी सुमेरा, ज़रा मुझे एक सॉरी टू से एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, लेकिन क्विक मैं रुस्तम शाह साहब आपसे ये बात कर लूँ कि स्पेसिफिकली जो हमारी डॉक्टर हुमा बकाई और जो सुमेरा हमारे साथ शेयर कर रही थी, क्या हम समझें कि वाकई ये फतेह के करीब पहुँच चुके हैं इस तमाम पस मंज़र में, और क्या अमेरिकन ने अपने मेंटली तैयार कर लिया है? लेकिन एक और ज़्यादा अहम बात है कि अगर बग़ैर कोई ना कोई मुआहदा हुआ है, ना कोई एग्रीमेंट कंट्री के दरमियान हुआ है, तो अमेरिका इतना बड़ा रिस्क लेगा कि क्योंकि हेवन ना हो जाए मादी की तरह तालिबान के हाथों दहशतगर्दों और IS और इस तरह के लोगों का। तो समझा मैं सुमेरी की बात तो नहीं सुन सका, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी बीच में, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अमेरिका के लिए आखिरी मौका है कि माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें कि एक लोए जरगा या ग्रैंड असम्बली का इजलास बुलाया जाए। जैसे अब्दुल्ला और अशरफ करज़ई साहब, अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान जो तनाज़ा था 5 साल पहले,
उसको हल करने के लिए जॉन केरी आए थे काबुल में, और उसके बाद एक लोए जरगा या ग्रैंड असेंबली का इनकाद हुआ था जिसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन क्रिएट कर दी गई थी। लोए जरगा अफगानिस्तान का एक तारीखी उनकी एक बहुत बड़ी रिवायत है, एक ट्रेडिशन है, और उसके फैसले को सब लोगों को मानना पड़ता है। तो लोए जरगा ही एक ट्रांजिशन हुकूमत बनाएगी जिसमें तालिबान भी होंगे, बाकी फैक्शन भी होंगे। यही रुस्तम शाह साहब, मेरा तो ये ख्याल है कि तालिबान में अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए आया होगा कि वो इस्लामाबाद से निकल चुके हैं। अब इस्लामाबाद गॉडफादर उनका नहीं रहा। दोहा में बैठकर उन्हें तमाम जगह से सपोर्ट जो मिली है वो इतने ज़्यादा जो हैं, अब वो यानी मैंने कहा ना यकतरफा तौर पर उन्होंने फतेह का भी ऐलान कर दिया। वो तो लोए जरगा की तरफ जाएंगे ही नहीं शायद। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा रुस्तम शाह साहब और सुमेरा बीबी और डॉक्टर साहिबा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद करता है। गो अमरीकी फ़ौजों के इनखला में अभी कुछ कुछ हफ्ते बाकी हैं, लेकिन दोहा से तो तालिबान ने अपनी फ़तह का ऐलान कर ही दिया। इस सिलसिले में आपको इल्म है सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है ये, और इसीलिए आज ISI हेडक्वार्टर में प्राइम मिनिस्टर ख़ुद वहाँ गए और तमाम बड़ों की वहाँ मुलाकात हुई, और फिर हमारे बाजवा साहब आर्मी चीफ़ जो हैं वो रवाना हो चुके हैं तुर्की के लिए। रुस्तम शाह मोमिन साहब बड़े सीनियर सफारतकार, गहरी नज़र है इसी तरह सुमेरा ख़ान की और डॉक्टर हमा वकाई की। सुमेरा बीबी, अभी रुस्तम शाह साहब ये कह रहे थे कि जो लोए जरगा ही वाहिद ऐसा ज़रिया है जिससे कोई हल निकल सकता है, लेकिन तालिबान तो अमेरिका को नहीं मानते, दुनिया में किसी क़ुव्वत को नहीं मानते, लोए जरगा को कहाँ मानेंगे? वो तो अब तो एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं। ऐसे ही है ना सुमेरा बीबी? देखिए, शाह साहब बहुत मोहतरम है। शाह साहब की बहुत खिदमत है पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से भी। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि जो कुछ इस वक्त मैं अफगानिस्तान में ज़मीन पर देख कर आई हूँ बहुत मुख्तलिफ है। अफगानिस्तान एक ऐसी ज़मीन है, मैंने पहले भी कहा, अभी भी मैं वही बात करूँगी, लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल और लम्हा ब लम्हा बदलते हुए लोग हैं वहाँ के। अभी बल्ख, फरियाब और कुंदूज जैसे 3 प्रोविंशियल कैपिटल्स के ऊपर सब तालिबान का कब्जा है। और इस मरतबा तालिबान का अगर टैक्टिक आप चेक करें, उनकी जो वॉर स्ट्रैटेजी है, जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी है, चले हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस को या हमारे जो लिबरल्स सुनना चाहते हैं उनकी खुशी के लिए मैं कॉन्फ्लिक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँगी। इस वक्त जो वो इस्तेमाल करें स्ट्रैटेजी, वो नॉर्थ से लॉन्च हुए हैं। और परसों तरसों मेरी ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनकी स्पोक्स पर्सन है, जो ट्विटर पर अक्सर अपनी तमाम तर जो भी टेकिंग ओवर कंट्रोल की जितनी खबरें हैं वो उन्हीं के ट्विटर अकाउंट से इशू होती हैं, दरी में भी और फारसी में भी। और उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस बाकायदा भेजी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप अफगान नेशनल आर्मी या अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेस से कोई एक वीडियो मंगवा कर देख लें इस तरह की जिसमें उन्होंने हमें पछाड़ा हो या हमने उनके आगे सरेंडर किया हो। अब यहाँ तक बात आ गई है कि वो इतना कीनली हर चीज़ को ऑब्जर्व करें कि उनके कहने के मुताबिक जो उनके लोगों को, उनके बूढ़े लोगों को जिस तरीके से ज़दोकोब किया जा रहा है वो इग्नोर नहीं करे, वो नज़रअंदाज नहीं करे। ये सब वो उनकी बुक्स में, उनकी किताबों में दर्ज हो रहे हैं। इस वक्त अफगान तालिबान के कब्जे में उनके बकौल 84 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स अफगानिस्तान के कुछ सूबों में, मगर अफगान NOI का जो अभी UN में उन्होंने सबमिट किया पेपर, उसके मुताबिक 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसी रिपोर्ट का हवाला न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दिया। और सबसे तशवीशनाक बात उनके लिए ये है कि किसी भी किस्म की पीस टॉक जो है, चाहे दोहा ऑफिस हो, चाहे अफगानिस्तान का सदारती महल अर्ग हो, 4 चिनार में परसों एक हंगामी मीटिंग हुई, उसमें सदर अशरफ गनी जो है उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़े हैं। अमरुल्लाह सालेह, हमदुल्ला मोहिब, डॉक्टर अब्दुल्ला, उस्ताद मुहक्किक और जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, यूनुस, ये ऐसी तमाम तर हामिद करज़ई, ये ऐसी लीडरशिप थी जिसको बड़ी मुश्किल से अशरफ गनी ने परसों इनको यकजा किया कि अमेरिका जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो हालात आपने तुर्की में पीस डील में किए, सलाहुद्दीन रब्बानी की अलग टीम थी वहाँ पर, अब्दुल्ला की अलग टीम थी, डॉक्टर अब्दुल्ला की, और उसी तरह अफगान फॉरेन मिनिस्टर हनीफ अतमर अलग बैठे हुए थे। एक ही मुल्क से
3 डिग्नेटरीज इस्तांबुल की तुर्की में जाते हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी जिसमें 6 फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, और तीनों का प्रोटोकॉल अलग है, तीनों अलग अलग मीटिंग्स प्लान कर रहे हैं, कोई सेम पेजिंग नहीं है। तो डॉक्टर अशरफ गनी ने रिक्वेस्ट की डॉक्टर अब्दुल्ला से कि एक टीम लेकर जाते हैं ताकि वननेस का इमेज आए। वहां मेरे सुनने में ये आया ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू कि उन्होंने मिसाल दी कि जो डॉक्टर उमर दाऊदज़ई जो है स्पेशल एनवॉय ऑन पाकिस्तान अफेयर्स अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के, उन्होंने अभी ऑन रिकॉर्ड मुझसे एक इंटरव्यू में बात की कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप मुझे पहली मर्तबा पाकिस्तान में एक पेज पर नजर आती है, और यही हवाला दिया डॉक्टर अशरफ गनी ने कि मेरी दरख्वास्त होगी तमाम तरह पॉलिटिकल लीडरशिप से कि वो एक पेज पर नजर आए, क्योंकि तालिबान बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं। सुमेरा यहाँ तक आइए। रुस्तम साहब, सुमेरा विजिट भी किया है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी दे रही हैं, और उनका तो ये ख्याल है कि जो बेशतर इलाकों पर और ख़ासतौर नॉर्थ की जानिब से तो उनका कब्ज़ा भी हो चुका है और बेबस हैं अशरफ गनी हुकूमत। अब वाकई आप ये समझते हैं कि काबुल में बैठे हुए लोग अब बिल्कुल बेबस हो चुके हैं और वो शायद फरार चाहते हैं? रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, देखिए, तालिबान का एडवांस जारी है, लेकिन अभी तक किसी सूबे के दारुल हुकूमत पे उनका कब्जा नहीं हो चुका। जहां तक कुंदूज की बात है, वहां पर भी इमाम साहब पे उनका कब्जा हो गया है, शेर खान बंदर पे उनका कब्जा हो गया है, लेकिन जो कुंदूज सिटी है, जो कैपिटल है, वो अभी तक हुकूमत के पास है। इसी तरह जो बल्ख है, बल्ख का कैपिटल मज़ार शरीफ है, वो भी हुकूमत के पास है। बाकी जितने सूबे हैं उनमें भी किसी सूबे के कैपिटल पे अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं हो सका। 34 सूबों में किसी एक सूबे पर भी मुकम्मल तालिबान का कंट्रोल नहीं है। अगरचे 50% से ज्यादा एरिया जो रूरल एरिया है उस पे उनका कंट्रोल है, वहाँ टैक्स भी लेते हैं, वो कोर्ट्स भी एडमिनिस्टर करते हैं, जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है वो भी चलाते हैं। लेकिन जहाँ तक तालिबान की एडवांस की बात है, ये हकीकत है, क्योंकि वो उसकी वजह ये है कि डिजर्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, और डिजर्शंस की वजह से जो अफगान नेशनल आर्मी है उनका मोराल अब गिरता जा रहा है। तालिबान एक डिफाइंट और ट्रायम्फेंट मूड में है, वो आगे बढ़ रहे हैं, और अफगानिस्तान में कैपिटल में एक पैनिक है, और ये पैनिक जो है ये अब मजबूर कर रही है। अशरफ गनी साहब जा रहे हैं वाशिंगटन, जहां पे वो एक कोशिश करेंगे, एक लास्ट डिच एफर्ट करेंगे अमेरिका को कन्विंस करने के लिए कि उनकी हुकूमत को सहारा दिया जाए और मजीद जो विड्रॉल है उसको फिलहाल पोस्टपोन किया जाए। वो ये भी उनसे कहेंगे, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि इन सब जो कोशिशें हो रही हैं, ये जो तालिबान के अटैक्स हो रहे हैं, इनमें दानिस्ता पाकिस्तान का हाथ है, जो कि बिल्कुल इस वक्त वो बिल्कुल एक अनफाउंडेड एलिगेशन है। जहां तक रिक्रूटमेंट की बात है, मैं उसकी भी जरा वजाहत करूं। तालिबान को पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर किसी रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं है। उनके पास वाफिर मकदार में पर्सनल और उनके कार्डर मौजूद हैं। ठीक है, बारी बारी जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जब वो एक आदमी 2 महीने की। लेकिन रुस्तम साहब यहाँ तक आए। डॉक्टर साहब, एक हुमा बकाई में एक क्विक आपसे बात पूछ लूँ कि इतनी बगैर किसी सिक्योरिटी के यानी जो लोग उनको लाएं अशरफ गनी गवर्नमेंट को, वो अफगानिस्तान कैसे छोड़ देंगे? मेरी मुराद अमेरिका से है, तो फिर वही दहशतगर्दी की पनाहगाहें बन जाएंगी। तो आप ही समझते हैं कि मैंने कहा ना, कोई बाकायदा माहिदे के बगैर काबुल को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, ऐसा होगा? डॉक्टर हुमा बकाई, जरा क्विक मैं सुमेरा की तरफ आऊँ। जी डॉक्टर देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आया था ना, वो ये था कि उन्होंने कैलेंडर बेस्ड विड्रॉल कही, कंडीशन बेस्ड विड्रॉल नहीं कही। ट्रंप तो फिर भी कोई कदगन लगा रहे थे, बाइडेन की तो बिल्कुल कैलेंडर बेस्ड विड्रॉल थी, और 11 सितंबर की डेट थी। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि 4 जुलाई को टारगेट किया जा रहा था कि ये काम 4 जुलाई तक मुकम्मल हो जाए, ताकि अमेरिकन नेशनल डे पर तमाम अफवाज जो हैं वो वापस अपनी ज़मीन पर पहुंच चुकी हों। अब ये सूरत हाल मुश्किल इसलिए नहीं लग रही कि तालिबान का कंट्रोल कितने अजला पे है, ये बात अमेरिकन को बॉदर नहीं कर रही। जो बात शायद अमेरिकन को बॉदर कर रही है वो राइजिंग वायलेंस ऑन द ग्राउंड है, और उसमें जो तवातुर के साथ बढ़ोतरी आ रही है वो लम्हा फिक्रिया है सबके लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बात के हवाले से बाइडेन के जो स्टेटमेंट आए हैं उसमें खासी क्लैरिटी है। वो ये कह रहे हैं कि हम मजीद रुक कर इस दलदल में फंस नहीं सकते, क्योंकि
डॉक्टर साहब क्योंकि मेरे पास जरा वक्त की डॉक्टर हुमा का है, मैं क्विक जरा सा एक सुमेरा बीबी आपसे पूछ लूँ, पता नहीं क्यों आई हैव डाउट थोड़े से कि क्या आपको यकीन है कि अमेरिकन वाकई जुलाई में या सितंबर निकल जाएंगे? क्योंकि इस तरह का अब इंडिया दिया जा रहा है कि उनके जाने में सुस्तरवी होगी, स्लो कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान जिस तेजी से दहशत यानी जिस तेजी से मिलिटेंसी के जरिए कब्जा करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल अमेरिकन इस तरह छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा लगता है सुमेरा? अब मैं बरेली साहब आपकी बात से बिल्कुल इसलिए भी मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, डाउट्स आएंगे जहन में। 20 साल एक मुल्क ने जंग लड़ी है और सिर्फ खुद को ही उस जंग में तबाह नहीं किया, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को दिया है। लिंडसे ग्राहम की कल आप उनकी ट्वीट्स उठाकर देख लें, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तकरीबन एक तरह से उन्होंने बहुत लानत मलामत की कि जिस मुल्क ने अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा असरात सहे हैं उसको आपने इग्नोर किया। तो आप यहाँ से देख लें कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ भाग निकलने की तैयारी में है। जैसे हुमा बीबी ने बात की, डॉक्टर साहिबा ने बहुत खूबसूरत बात की कि बस वो कैलेंडर की तारीखों को देख रहे हैं। मैं उस वक्त अफगानिस्तान में थी, हमने एक मीटिंग मैंने कहा वक्त का मसला है। रुस्तम शाह साहब एक आखिरी क्वेश्चन, क्या अमेरिकन निकल जाएंगे? जो तारीख उनको दी है, बड़े कोई उसूली और नजरियाती और कमिटेड लोग तो नहीं है, वो तो अपना इंटरेस्ट देखते हैं ना। पहले रुस्तम शाह साहब एक लाइन में, सॉरी टू टेक, वक्त कम है थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि हालात को देख के हम अपना जो विड्रॉल की स्पीड है उसको हम स्लो कर सकते हैं, उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है। अगर ऐसा है तो फिर मैं समझता हूँ कि तालिबान और अमेरिकन के दरमियान जो इस वक्त खलीज है वो और भी वसी हो जाएगी, क्योंकि पहले जो जुलाई था, उसके बाद पहले 1 मई था, मई में तो उनका हुआ नहीं, फिर 11 सितंबर हुआ, फिर अगर 11 सितंबर के बजाय 4 जुलाई मैं इस मरहले पर अपने रुस्तम शाह साहब इतने मोहतरम हैं, सीनियर हैं, उन्हें भी रोकना नहीं चाहता। और इसी तरह मैं सुमेरा खान और डॉक्टर हुमा बकाई से जो इस दुनिया का एक बहुत बड़ी तब्दीली जिसकी वजह से आई है उस पर गुफ्तगू जारी रखूँ। लेकिन यकीनन लाहौर में जौहर टाउन में होने वाला धमाका भी बहुत बड़ी खबर है, जिसको मैं चाहता हूँ कि जब कंक्लूड गुफ्तगू करूँ तो उस पर एक वक्फे के बाद बात कर सकूँ। हमारे साथ रहिएगा। जी, तो लाहौर के धमाके ने सारे मुल्क में एक धमाका पैदा कर दिया है। क्योंकि अफगानिस्तान से भी बड़ी खबरें आई है, लेकिन जिस जगह हुआ है और आईजी साहब कह रहे थे कि वहाँ पर एक अहम शख्सियत के घर के करीब हुआ है। और खैर इंडिया हस्ब रवायत उसने इसका प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया है कि इस धमाके के पीछे क्या अवामिल थे, क्या अनासिर थे। हमारे साथ वक़ार शौकत मौजूद हैं। जी वक़ार, ये बताइए ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ, और बहुत इसमें कुछ मैंने कहा ना उसको छोड़ें कि लोग क्या क्या इसमें कर रहे हैं, आपने किस तरह देखा जब आप वहाँ पहुँचे वक़ार? जी बिल्कुल, ये वाक़या लाहौर के इलाका जौहर टाउन ई ब्लॉक में ही पेश आया है। और इस अफसोसनाक वाक़या में अभी तक की इतलात के मुताबिक 3 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। वाक़या चूँकि जो है वो ई ब्लॉक में पेश आया और तकरीबन जो है वो 11:08 और 39 सेकंड के करीब ये पेश आया। उसके बाद जो है वो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची और तमाम तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया। ज़ख्मी जो थे उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और जो है वो तमाम मुतल्लिक़ अफसरान भी आए, IG पंजाब भी आए, CCP लाहौर और दीगर अफसरान यहाँ पर मौके पर पहुँचे और ये हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पर तहकीकात की जाए। तहकीकात के बाद जो है वो ये भी बात सामने आई कि पुलिस ने IG पंजाब को तहकीकाती रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक ये बताया गया कि यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला मवाद गैर मुल्की साख्ता था, जो कि इस वाक़या के बाद यहाँ पर जो है मुतल्लिक़ा पुलिस की जानिब से अभी तक तमाम जो है वो इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। देखिए, 2 अहम बातें हैं ना। एक तो ये कि वहाँ कहते हैं पहले से पुलिस भी मौजूद थी, सिक्योरिटी भी मौजूद थी, फिर जो असला इस्तेमाल हुआ गैर मुल्की, हस्ब रवायत यही कहेंगे। फिर जो आमतौर पर कहते जी फुटेज, मैंने तो आज तक देखा सुना नहीं कि फुटेज की बुनियाद पर शायद एक आध कोई पकड़ा गया हो। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसमें कुछ पेशरफ्त हुई, वहाँ तक कुछ पहुँच हुई? यानी वैसे तो ये मैंने कहा ना ज़रा मुश्किल सवाल है, ज़रा जल्दी मैं कर रहा हूँ, आपकी क्या इत्तला है वक़ार?
जी ई ब्लॉक में चूँकि यहाँ पर एक नाका लगाया गया था, रुकावट लगाई गई थी और वहाँ पर पुलिस एहलकार भी जो है वो रोज़ाना की तादाद में मौजूद होते हैं। आज सुबह के वक्त जब ये वाक़या पेश आया तो एक नामालूम गाड़ी यहाँ पर आई और उस पर ये बताया गया कि वो उस गाड़ी में जो है वो धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ और उसके साथ एक बच्चा जो है वो 5 साल जान की बाजी हार गया और एक नामालूम शख्स जो कि जान की बाजी हारा। और इस तमाम वाक़या की तहकीकात का अमल जारी है। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, पुलिस की जानिब से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, मगर अभी तक मुकम्मल तौर पर तहकीकात को जो है वो कोई हतमी शक्ल नहीं दी गई। इसके साथ ये भी जो है कि जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। जियो फेंसिंग के ज़रिए जो है वो तमाम तहकीकाती टीमें यहाँ पर मौजूद चंद घंटे पहले और चंद घंटे बाद वकूए के जो है वो तमाम लोगों के मोबाइल ट्रेस करेंगे और ताकि उन मुल्ज़मान तक पहुँचा जाए। और ख़ास तौर पर IG पंजाब ने यह भी हदायत की है कि जो भी मुल्ज़मान इसमें शामिल हैं यानी गाड़ी के मालिक की तलाश की जाए, फौरी तौर पर जो है वो उसकी शनाख्त की जाए और हिरासत में लिया जाए और इस वकूए की जो है वो जो भी हक़ाइक़ हैं वो फौरी तौर पर पेश किए जाएँ। जी, अफ़गानिस्तान जो है और इस वक्त जो वहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं वो भी ज़रा पस मंज़र में चले गए जब जौहर टाउन में ये धमाका हुआ, क्योंकि उसके करीब ही जैसे मैंने कहा कि एक अहम शख्सियत जो नज़रबंद हैं वो वहाँ मौजूद थे। GTV से मुजाहिद रेलवी को इजाज़त दीजिए।